Hey guys, hello and welcome to Niti Siksha, and this is Mihir Thakur. In the previous video, we were discussed about the differences between articles, parts and schedule of our constitution. So if you not watched that video, go and first of all watch it before this lecture. The link is in description, and then come again to listen this topic. Then you will understand well. So let's begin. So in this video, we will discuss अबाउट द शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल्स है वो टोटल कितना है और उनमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं डिटेल्स में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला शेड्यूल, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो है वो 8 शेड्यूल ही थे, लेकिन बाद में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और कुछ अमेंडमेंट्स के बाद इसमें नए नए शेड्यूल्स को ऐड किया गया और अब ये टोटल जो करंटली अभी जो है इनमें वो टोटल 12 शेड्यूल हैं। ओके, सो शुरुआत हम लोग करेंगे पहले शेड्यूल से कि पहला शेड्यूल किन चीज़ों के बारे में बात करता है। सो फर्स्ट शेड्यूल क्या है? द लिस्ट ऑफ स्टेट, ओके, द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विथ टेरिटोरियल डिमार्केशन, मतलब कि हमारे कंट्री में जो भी स्टेट्स हैं उनके बारे में और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में, और उसी के साथ उनका जो बॉर्डर डिमार्केशन होगा, जो उनका बॉर्डर एरिया कहाँ पे उनकी बॉर्डर्स ड्रॉ किए जाएंगे, है ना, कि इतने एरिया में बिहार होगा, इतने एरिया में महाराष्ट्र होगा। तो ये चीज़ जो है इसके बारे में डिटेल्स में फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। अगर कोई नया स्टेट हमारे कंट्री में ऐड करना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे सरकार उसको ऐड कर सकती है हमारे कंट्री में, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया को कोई स्टेट जो है वो पाकिस्तान से लेना है और ले लिया है और उसके बाद ऐड करना है हमारे इंडिया में एक नया राज्य, एक नया स्टेट ऐड करना है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगी उनके बारे में फर्स्ट शेड्यूल डील करता है। ओके, डिटेल्स में बताता है हमारा पहला अनुसूची। ठीक है, पहला अनुसूची जो यानी कि फर्स्ट शेड्यूल जो है इससे जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स है आर्टिकल हमारा 4, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, है ना। इन तीनों आर्टिकल के बारे में जो डिटेल्स में डिस्कशन है वो है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। नाउ अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड शेड्यूल। नाउ हमारा सेकेंड शेड्यूल जो है वो बात करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस, यानी कि वेतन और जो भी उन लोगों को प्रिविलेज या जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनके बारे में। तो कौन कौन से लोग हैं जिनके सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में सेकेंड शेड्यूल हमें बताता है? वो लोग हैं, पहले जो लोग हैं वो हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ स्टेट, यानी कि जितने भी राज्य के गवर्नर हैं, यानी कि गवर्नर्स ऑफ स्टेट। ओके, जितने भी राज्य के गवर्नर हैं उनके सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में। यहाँ पे है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मीन्स होता है लोकसभा, है ना। लोकसभा के जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होंगे उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में। फिर यहाँ है चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स होता है राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे उनके जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे उनके सैलरी अलाउंसेस के बारे में। देन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा। विधानसभा जो राज्यों में होता है, स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उनके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के सैलरी अलाउंसेस के बारे में। एंड देन चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स विधान परिषद, है ना। जिन जिन राज्यों के पास विधान परिषद है उनके बारे में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद हैं, कौन कौन से स्टेट्स के पास काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं। नेक्स्ट जो है जजेस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जजेस मीन्स यहाँ पे प्लूरल्स में जज लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के उनके सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में भी, एंड हाई कोर्ट्स के भी जो जजेस होंगे उनके भी सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में भी। एंड देन कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के भी, यानी कि जो कैग होते हैं हमारे कंट्री के, उनके भी सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में जो है सेकेंड शेड्यूल ही डिटेल्स में डील करता है। ओके, अब हम देखेंगे हमारा थर्ड शेड्यूल। ओके, थर्ड शेड्यूल हमारा क्या कहता है? तो थर्ड शेड्यूल कहता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, यानी कि शपथ। ओथ मीन्स होता है शपथ एंड एफर्मेशन होता है प्रारूप।
यानी कि शपथ के ही जैसा, यानी कि शपथ ही। अब ओथ किसके लिए है, एफर्मेशन किसके लिए है? तो जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, एमएलएज हो, चाहे वो कोई और मिनिस्टर जो इलेक्शन लड़ने वाले हों, जो कैंडिडेट हो, है ना, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन सभी के बारे में थर्ड शेड्यूल में डील किया गया है। लेकिन सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिनके बारे में थर्ड शेड्यूल में नहीं बताया गया है। वो कौन कौन से लोग हैं? एक हैं प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट के बारे में जो है वो आर्टिकल 60 में बताया गया है ना, अनुच्छेद 7 में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है आर्टिकल 69 में बताया गया है कि उनका ओथ और अफर्मेशन कैसा होगा। एंड है थर्ड वन इज़ गवर्नर। हमारे जो गवर्नर्स हैं जितने भी स्टेट्स के, उनके ओथ और अफर्मेशन के बारे में आर्टिकल 159 में बताया गया है। सिर्फ यही 3 ऐसे लोग हैं जिनके ओथ और अफर्मेशन के बारे में थर्ड शेड्यूल में नहीं बताया गया है। ठीक, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि इससे क्वेश्चन एनालिसिस किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ओथ्स और अफर्मेशन में जो है वो क्या होते हैं डिफरेंसेस। ओथ मीन्स क्या होता है, अफर्मेशन मीन्स क्या होता है। तो मैंने जैसे बताया, ओथ मीन्स होता है शपथ और अफर्मेशन मीन्स होता है प्रारूप। ओथ उन लोगों के लिए होता है जिनको गॉड पे बिलीव हो, ईश्वर पे जिनको बिलीव हो, वो लोग अपना शपथ जो लेना शुरुआत करते हैं वो भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं। लेकिन एफर्मेशन उन लोगों के लिए होता है जिनको बिलीव गॉड पे नहीं होता है, जो लोग एथियस्ट होते हैं, यानी कि जो लोग नास्तिक होते हैं, है ना, जिनको गॉड पे बिलीव नहीं है, तो वो अपना शपथ का शुरुआत बिना ईश्वर का नाम लिए, बिना गॉड का नाम लिए ही शुरू करते हैं। तो एफर्मेशन उन लोगों के लिए है कि वो किस तरह से अपना शपथ लेने का शुरुआत करेंगे, और ओथ्स उन लोगों के लिए है कि जिनको भगवान पे, जिनको ईश्वर पे बिलीव है, गॉड पे बिलीव है, वो अपना शपथ लेने का शुरुआत किस तरीके से करेंगे। तो फाइनली थर्ड शेड्यूल हम लोगों ने देख लिया, और अब जो है हम बढ़ते हैं फोर्थ शेड्यूल की तरफ। हमारा फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है ना, हमारा जो फोर्थ शेड्यूल है वो बात करता है प्रोविज़न ऑफ अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, हमारा जो फोर्थ शेड्यूल है वो बताता है कि किस तरीके से हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में सीट्स भरे जाएंगे, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ये हमारे फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। और फोर्थ शेड्यूल से जो आर्टिकल्स रिलेट करते हैं वो आर्टिकल है, कौन कौन से आर्टिकल? वो आर्टिकल है 80 का क्लॉज 2। ओके, 80 का क्लॉज 2 जो है फोर्थ शेड्यूल के बारे में बताता है। ये बात मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी बताई थी कि किस तरह से आर्टिकल 80 के डिटेल्स के बारे में फोर्थ शेड्यूल बात करता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जा कर के पिछला लेक्चर देखें, तब आप ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, अब हम जा के देखेंगे कि हमारा फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है प्रोविज़न एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, जो भी शेड्यूल एरियाज़ हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके जगहों पे, उनके यहाँ किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरह कंट्रोल होगा, वो बात हमारा डिटेल्स में बताता है फिफ्थ शेड्यूल। ओके, फिफ्थ शेड्यूल से जो आर्टिकल रिलेट करता है वो आर्टिकल है 244 का क्लॉज 1, है ना, क्लॉज 1, 244 का क्लॉज 1 का डिटेल्स बात करता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ शेड्यूल, है ना। सिक्स्थ शेड्यूल किन चीज़ों के बारे में बात करता है? तो सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है प्रोविज़न एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, है ना। AMTM ये याद रखना है, AMTM स्टेट्स हैं, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों स्टेट्स के बारे में डिटेल्स में बताता है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशंस होंगी, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी प्रोविजंस होगा वो कैसा होगा, ठीक है, इसके बारे में सिक्स शेड्यूल डिटेल्स में बताता है। इससे जो आर्टिकल रिलेट करते हैं वो आर्टिकल है हमारा 244 का क्लॉज 2, है ना, एंड नेक्स्ट है 275 का क्लॉज 1। ये दोनों आर्टिकल्स के डिटेल्स के बारे में बताता है हमारा सिक्स्थ शेड्यूल ना। और हम देखेंगे हमारा सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल क्या बात करता है? सेवेंथ शेड्यूल बात करता है द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, है ना। ये तीनों लिस्ट क्या हैं? ये तीनों लिस्ट अलग अलग लिस्ट हैं जिसके अंदर में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यानी कि कुछ चीज़ें या विषय दिए गए हैं जिन पे
सेंटर स्टेट जो है वो कानून बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट उन लिस्टों की बात करता है, उन सब्जेक्ट्स की बात करता है जिन पे सेंटर यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिन विषयों पे वो यूनियन लिस्ट में डाला गया है। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिन पे राज्य सरकार जो है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है, ये हमारा स्टेट लिस्ट में है। एंड द नेक्स्ट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट वो लिस्ट है जिन पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर एक कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर ने कानून पहले बना दिया तो फिर वो कानून सेंटर का ही वैलिड होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 7th शेड्यूल जो है वो किन चीज़ों का दर्शाता है। 7th शेड्यूल जो है वो हमारा दिखाता है, इंडिकेट करता है पावर शेयरिंग को, है ना, पावर शेयरिंग को, किस तरह से जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो दिखाता है हमारा 7th शेड्यूल। तो इन सभी लिस्ट का डिटेल्स देखने के लिए कि कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो आपको 7th शेड्यूल पढ़ना होगा। उसमें आपको दिया होगा कि क्या क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों पे कौन कौन से सरकार जो है वो कानून बना सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल बात करता है द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज मीन्स वो भाषाएं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली जिस वक्त शेड्यूल तैयार हुआ था उस टाइम जो है 14 लैंग्वेजेस थी इसमें, लेकिन बाद में समय के बाद टोटल जो अभी करेंटली है वो 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ओके, तो इन लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में रखा गया है। अब हम देखेंगे कि हमारा 9th शेड्यूल क्या बात करता है। तो हमारा 9th शेड्यूल जो बात करता है वो प्रोविज़न एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये बात करता है कि हमारा एक्ट्स और रेगुलेशन जो है वो वैलिड होगा नहीं, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर मान लीजिए सेंटर ने कोई कानून बनाया, यानी कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, कानून बनाई, अगर मान लीजिए वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी कि संविधान के खिलाफ है या संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके किसी आर्टिकल्स के खिलाफ है, तो उस पे जुडिशियल रिव्यू यानी कि उसको रिवाइज, उस कानून को फिर से जो है देखने का, परखने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट देखेगी, वो कानून चेक करेगी कि क्या वो कानून जो है सही में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज कर देगा, यानी कि ख़त्म कर देगा, यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन जब ये 9th शेड्यूल ऐड किया गया तो इसमें सरकार ने कहा कि हम कोई भी कानून बनाएंगे और अगर उसको 9th शेड्यूल में हम उस कानून को बना करके डाल दें, मतलब कि अगर हम कह दें कि ठीक है ये कानून मैंने बना लिया, हम लोगों ने बना लिया, अब इसको हम 9th शेड्यूल में डालते हैं, तो ये जो है जुडिशियल रिव्यू से मुक्त हो जाएगा, यानी कि इस पर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा करके उस वक्त ने सरकार ने ये 9th शेड्यूल ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड कब हुआ, तो ये ऐड हुआ था हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया पहली बार, जो कि 1951 में हुआ, है ना। इस बार इसको संविधान में संशोधन ला करके ये 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के से रिलेटेड जो भी बात थी इनको ऐड कर दिया गया। इससे जो है आर्टिकल 31B का बात किया जाता है इसमें, है ना। आर्टिकल 31B की बात इसमें की जाती है। लेकिन फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक समय आया, तो उसके बाद वो समय था 24 अप्रैल, है ना। 24 अप्रैल एक टाइम था 1973 का। इस वक्त एक बहुत ही हिस्टोरिकल केस का जजमेंट आया, बहुत ही ऐतिहासिक केस माना जाता है वो, और वो केस था केशवानंद भारती का केस, है ना। इसका जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर सरकार कोई कानून बना रही है और उसको 9th शेड्यूल में डाल रही है तो यस, फिर भी वो जो है जुडिशियल रिव्यू जो है वो होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा और इस केस का जजमेंट इस तरीके से दिया था। अब हम देखेंगे हमारा 10th शेड्यूल।
10th शेड्यूल क्या बात करता है? 10th शेड्यूल बात करता है प्रोविजन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन मीन्स होता है दल बदलना, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई एमएलएज है, कोई एमपीज़ है, वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनलॉफुल तरीके से अपना दल बदल लेता है, पार्टी बदल लेता है, तो उसको उसके पद से किस तरह से निष्कासित किया जाएगा, किस तरह से डिसक्वालीफाई किया जाएगा, इसके बारे में डिटेल्स में बताता है हमारा शेड्यूल 10 शेड्यूल बात करता है, ठीक है। तो 10th शेड्यूल जो बात करता है, इससे जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से रिलेट करते हैं? तो पहला आर्टिकल है 102 का क्लॉज 2 यानी कि 102 का क्लॉज 2, और दूसरा है 191 का क्लॉज 2। इन दोनों आर्टिकल की डिटेल्स में बताता है हमारा शेड्यूल 10, ठीक, जो है डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसके लिए एक कानून भी बना है जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये 10th शेड्यूल जो है हमारा ऐड किया गया था, कब ये ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में किया गया, है ना। इसके बाद जो है 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक। अब हम देखेंगे हमारा 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल जो है वो बात करता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स, है ना। पंचायत की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उनकी क्या क्या काम होगा, उनका क्या अथॉरिटी होगा, उनकी क्या पावर्स होंगी, इनके बारे में जो है वो 11th शेड्यूल डील करता है ना। ये शेड्यूल जो है वो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद लाया गया, जो कि 1992 में किए गए थे, ओके। इनमें जो है वो 29 सब्जेक्ट बताए गए कि किन किन सब्जेक्टों पे जो है पंचायत काम करेगी, किन किन विषयों पे पंचायत काम करेगी, ये। और नेक्स्ट है हमारा 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल भी इसी यानी कि इसी ईयर 1992 में ही 74th अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 74वां संविधान संशोधन किया गया, और तब जाकर के फिर इस शेड्यूल को भी ऐड किया गया। और इसमें दिया हुआ है कि हमारा जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, उसका क्या अथॉरिटीज़ होगा, है ना। इन सभी के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट जो है यानी कि म्यूनसिपैलिटी के लिए 18 सब्जेक्ट ऐड किए गए, ठीक। और ये जो है 12th शेड्यूल से हमारा जो आर्टिकल है वो रिलेट करता है आर्टिकल 243 का W, है ना, एंड आर्टिकल 243 का जो G है, यानी कि आर्टिकल 243 का जो G है वो रिलेट करता है हमारा 11th शेड्यूल से, यानी कि पंचायती राज से, ठीक। या लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि शेड्यूल जो है, शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? तो आंसर होगा यस, इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें कोई अमेंडमेंट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कराना होगा, तब जाकर के इसमें हम कोई संशोधन कर सकते हैं। यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी लगती है ना, स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। ये सिंपल मेजॉरिटी से पास किया नहीं जा सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या कोई अदर दूसरा कोई कानून पारित करा करके संसद में इसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। अगर आपको शेड्यूल में कोई बदलाव लाना है या कोई शेड्यूल ऐड करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही करना पड़ेगा, ओके। तो फाइनली हम लोगों ने जो है वो शेड्यूल को कवर कर लिया, इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, सारे अमेंडमेंट्स को भी देख लिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट किन चीज़ों पे आपको लेक्चर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।